देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं और अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं तो यहां पे सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हो रही, आपको दिख रहा है कि यूएस की भी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। वर्ल्ड वाइड इंडेक्सेस इस वक्त नीचे जा रहे हैं एंड आपको क्रैश पूरे वर्ल्ड वाइड दिख रहा है। उसके कुछ कारण हैं और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बोला कारणों को समझते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें सबसे बड़ा कारण है नीचे जाने का। देखो नीचे कब जाता है प्राइस, जब सेलिंग ज़्यादा आती है, और सेलिंग यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं कर रहे, उनका तो नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर साइकोलॉजिकली थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। जब मार्केट में ना ऐसा सेंटिमेंट बनता है ना कि अब इससे नीचे तो मार्केट जाएगी नहीं, अब तो बढ़ेगी बढ़ेगी। निफ्टी जा रहा है जी 17,000 तोड़ दिया, 18,000 पे पहुंच गया। अच्छा, दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं बबल है, हमें दिख रहा है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड जा रहे हैं स्टॉक्स के प्राइसेस, पर लोगों को लगता है यार अब नीचे नहीं जाएगा। जब लोगों को ये लगना शुरू होता है कि अब नीचे नहीं जाएगा, तभी उनका नुकसान होगा, क्योंकि जहाँ पर इस लेवल पर आके टॉप लेवल्स पर आके लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करी हैं, रिटेलर्स को घाटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब होगा क्या, जब वो देखेंगे कि भैया नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है और नीचे आ सकता है, तो वो भी बेचना शुरू कर देंगे। अब पहली बात तो नीचे गया क्यों था? देखो यहाँ पे गेम समझनी पड़ेगी आपको। आप और मैं जो हम रिटेल कैटेगरी के अंदर आते हैं, हम एक स्मॉल कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है वो 1 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, 10 करोड़ रुपए हो। इनफैक्ट अगर आप 50-100 करोड़ की भी बात करोगे ना तो ये भी बहुत छोटा अमाउंट है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII जैसे बोलते हैं और DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हज़ारों करोड़ रुपए से मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो अब जब ये अपना पैसा बाहर निकालते हैं, सेलिंग करते हैं, तो मार्केट में आपको डेफिनेटली क्रैश देखने को मिलता है, जो कि आपने अभी भी देखा। बट अब ये क्रैश अच्छा है बुरा है? देखो, करेक्शंस मार्केट में आने ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अभी किसी ने सोचा कि भैया मेरे को तो एशियन पेंट्स 2800 के लेवल पे खरीदना था, अब 2800 तो आके निकल गया, उससे तो बहुत ऊपर बढ़ गया, अब वो नीचे नहीं आ रहा। नीचे आएगा तभी वो खरीदेगा ना। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है कि लगातार लोग बाय करें सेल करें, बाय करें सेल करें, बट ओवरऑल आपको दिखेगा कि मार्केट ने ऊपर जाना है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी जो है वो ग्रोइंग इकॉनमी है। तो अगर आज आपको दिख रहा है कि ठीक है सेलिंग आ रही है, तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अभी फिलहाल FII सेल कर रहे हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए इन्होंने लगातार सेलिंग करी है, इसलिए आपको लगातार मार्केट नीचे जाती हुई दिख रही है। बट अब दूसरा सवाल आ जाता है, भैया ये बेच क्यों रहे हैं? अगर इंडियन इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी है तो ये क्यों अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं? सो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब भी सेलिंग करते थे, जनरली क्या देखा जाता था कि जब ये सेलिंग करते हैं तो DII खरीद लेते हैं, जब DII सेलिंग करते हैं तो FII खरीद लेते हैं। तो ये चलता रहता है, मार्केट एक बैलेंस में रहती है। बट अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाएगी तो आपको प्राइस नीचे जाता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। हर वक्त बाइंग सेलिंग चल रही है, बट अगर बहुत बड़ी सेलिंग आएगी प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा। बट ये सेलिंग आई क्यों, यू ऑलरेडी नो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोग लगातार न्यूज़ में सुन रहे होंगे, ओमिक्रॉन आ गया, कोरोना का एक नया वेरिएंट आ गया, ये और तेज़ी से स्प्रेड होगा एंड इनफैक्ट हो भी रहा है। इंडिया के अंदर देखो, हम सब ये देख चुके हैं, फील कर चुके हैं। देखो, ये बोलना एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, तो मैं पहले बोलूँगा कि आई डो नॉट नो, बट एग्जैक्टली अभी आपको जो दिख रहा है फिगर्स कि 163 केसेस हैं ओमिक्रॉन के, मतलब 200 से अभी कम है। बट जब हम वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं, देखो स्टॉक मार्केट में ना सबसे जल्दी चीज़ें पता लग जाती है। स्टॉक मार्केट झूठ नहीं बोलती। हम बोलते हैं ना प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो प्राइस बता देता है दुनिया में क्या चल रहा है। सो आप देखते हो वर्ल्ड वाइड भैया 5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं कोरोना के, दोबारा से वेव ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। US के अंदर 75,000 केसेस आ रहे हैं। इंडिया के अंदर जहाँ पे लोग प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, मास्क नहीं लगाते, लोग भूल चुके हैं भैया कोरोना क्या था, भूल गए। एंड इनफैक्ट अगर आप बड़े शहरों की जगह अगर आप गाँव में चले जाओगे तो वहाँ पर तो पहले भी लोगों ने मास्क नहीं लगाए, तो अभी तो किसी को पता ही नहीं है। बट इंडिया के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो सबको पता है कि अगर कोई आपदा आई तो कितनी जल्दी फैल सकती है। और अप्रैल के अंदर जो हुआ था, यू ऑलरेडी नो, हम सब की फैमिलीज़ में हमने केस ज़रूर सुना था कि कोई बड़ी डेथ आप सबको सुनने को मिली होगी। तो ऐसा सबके घरों में हुआ है, हमारी फैमिलीज़ में हुआ, आपकी फैमिलीज़ में भी हुआ होगा। तो लोगों ने वो चीज़ फेस करी है, बट अभी लोग भूल चुके हैं। इंडिया में बहुत जल्दी भूल जाते हैं लोग। तो ये जो ओमिक्रॉन का फियर है ना कि ये बहुत तेज़ी से फैल सकता है, ऑल्दो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेथ रेट उतना नहीं है, बट अभी कुछ भी सामने चीज़ें नहीं आई है कि वैक्सीन कितनी ज़्यादा कामयाब है, होगी नहीं होगी, कितना फैलेगा। तो अभी क्या है ना, मार्केट में एक फियर वाली सिचुएशन है। अब जब फियर होता है तो वॉरेन बफे की बात को याद करते हैं। वॉरेन बफे बोलते हैं जब हर कोई डर रहा हो
तब खरीदने का मौका होता है, और जब हर कोई लालच कर रहा हो तो आपको डर जाना चाहिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे अभी सब डर रहे हैं, ओमिक्रॉन की वजह से डर रहे हैं, बट एक चीज़ क्लियर है, ये है कि कोरोना बहुत जल्दी नहीं जाएगा, लोगों को उसके साथ जीना पड़ेगा। वेव आती हैं जाती हैं, लोग स्टेबल होते हैं, कंपनी चलती हैं, माल तो बिक ही रहा है, तो कंपनीज चल रही हैं एंड रेगुलर चलती रहेंगी, ये क्लियर है। आने वाला टाइम बेहतर होगा, ये हम सबको पता है। कुछ टाइम के लिए हम सबको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, आई एम सेइंग, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इफ़ यू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं होने वाला, तो आपको हमेशा ग्राफ ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। क्योंकि आप जब एसेट्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कम है और लोग ज़्यादा हैं, खरीदने वाले लोग ज़्यादा, इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यू विल डेफिनेटली सी कि चीज़ों के रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऑलराइट, उसका एक और कारण मैं बताऊंगा बढ़ेंगे क्यों बढ़ेंगे। सो ओमिक्रॉन का भी फियर है, अभी होगा क्या कोई नहीं जानता, बट डेफिनेटली ये एक वजह है जिसकी वजह से FII ने बहुत बड़ी सेलिंग करी है। एंड यहाँ पे रिटेलर्स भी डर के, क्यों आगे नहीं पता क्या होने वाला, तो लॉस बुक कर लेते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लॉस बुक नहीं करना। क्यों नहीं करना? ठीक है, मैं मानता हूँ आपने कोई स्टॉक बहुत ऊपर खरीदा था, अब देखो, अब मैं आपको अपनी थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूँ। मैं दिल से बताऊँ मैं क्या चाहता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाए यार। मैं चाहता हूँ निफ्टी ना 12,000 पे आ जाए। अब आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो यार, हमारा पैसा लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं, आप में से ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा पैसा मैंने लगा रखा होगा स्टॉक मार्केट में इस वक्त, तो मेरा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। बट उसके बाद भी देखो मेरी साइकोलॉजी क्या चलती है, जब प्रॉफिट आ रहा होता है, जब मुझे लाखों रुपए का प्रॉफिट दिखता है, मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या मैं तब बेच देता हूँ? यार मैं तो शेयर्स को नहीं बेचता तब। और जब मुझे दिखता है कि आज मैंने सुबह सुबह अपना पोर्टफोलियो देखा, तो मैंने देखा यार आज तो सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा घाटा मुझे नहीं हुआ, बट फिर भी मैंने बोला कि यार चलो आज घाटा तो हुआ है भैया, ठीक है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें तो आप बोल सकते हो 1.5-2% के आसपास का घाटा दिख रहा था, तो 1.5-2% का घाटा दिख रहा है। और मेरी इन्वेस्टमेंट मेजरली ब्लू चिप्स कंपनीज में है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पर क्या लगा, यार सेविंग अकाउंट में देख कितने पैसे पड़े हैं। मेरे को ऐसा क्यों लगा, भाई जल्दी दे, क्योंकि अब बाइंग अपॉर्चुनिटी लगातार बनती जाएगी। तो मैंने क्या प्लानिंग करी, मैं अपनी प्लानिंग बताता हूँ। यार निफ्टी 500 पॉइंट टूट गया, सो खरीदेंगे ना दोबारा, और 500 पॉइंट टूटा फिर खरीदेंगे, और 500 पॉइंट टूटा फिर खरीदेंगे, और 500 पॉइंट टूटा फिर खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है, मैंने ये चीज़ दिमाग में रखी हुई है कि भैया मेरे पास जो भी कैपिटल है एक्स्ट्रा, जो मैंने इन्वेस्टमेंट के अलावा अपने पास पड़ी हुई है, क्योंकि देखो मैंने इस वक्त, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यार मैं कैश रख के बैठा हुआ था काफ़ी टाइम से, मैं चाह रहा था कि मार्केट टूटे तो मैं इन्वेस्ट करूँ। मैंने अपने 100% कैपिटल को 4 पार्ट में तोड़ दिया, और मैंने ये सोचा कि भैया जो भी मेरे पास पैसा है, अगर मार्केट टूटी 500 पॉइंट नीचे गई, जैसे कि आज दिख रहा है कि 500 पॉइंट नीचे गई, मैं अपना 25% पैसा और इन्वेस्ट कर दूंगा। अभी मेरे पास 75% रिमेनिंग बचेगा। तो उसके बाद क्या होगा, अगर निफ्टी और गिरा, अगर मार्केट और टूटी, तो फिर मैं अपना 25% इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, फिर टूटी फिर 25% इन्वेस्टमेंट। और ऐसा मेरे को लगता नहीं कि इतना ज़्यादा भी टूटेगा, मैं चाह कुछ भी सकता हूँ बट ऐसा होना नहीं है, बट फिर टूटी फिर कर देंगे। और आप सोचोगे सर उसके बाद क्या करोगे, अगर आपने 100% पैसा लगा दिया, तो कमा भी तो रहा हूँ यार हर रोज़ तो जब तक ऐसा होगा तब तक और कमा लेंगे और लगा देंगे यार। क्यों? क्योंकि मार्केट जब रिकवर करेगी, पहले उसे जितना नीचे गई है उतना बाउंस बैक करना पड़ेगा, और उसके बाद मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखेगी, तब दिखेगी। तो फ्यूचर तो दूर की बात है, मुझे शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। एंड दिस इज माय अप्रोच। मुझे आप लोगों को नहीं पता, बट ये मेरे हिसाब से एक अच्छी अप्रोच है। मैं आपको कई बार, आप अगर मेरे को लगातार सुनते हो, मैं कई बार बोल चुका हूँ मैं यार कैश रख के बैठा हूँ, ऑल्दो इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी हुई है लोगों के हिसाब से, बट उसके बावजूद मुझे लगता है यार, अगर एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक शेयर 100 रुपये पे खरीदा था, टूट गई मार्केट 80 रुपये पे आ गया, और टूट गई 70 रुपये पे आ गया, और टूट गई 60 रुपये पे गया। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि 50% टूट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, बट अगर टूट गया, और एक कमाल का मौका है यार, 100 रुपये पे खरीदा था 60 पे आ गया, मैंने और खरीद लिया, जितना खरीदा था उतना ही और खरीद लिया। तो जो मेरी एवरेज है वो तो यार बढ़ जाएगी, वो 100 से कम होके 80 to 70 के बीच में आ जाएगी। तो अगर मेरी एवरेज दिखा देता है कि भैया 70 की आ गई, 75 की आ गई, 80 की आ गई, तो अब अगर 80 के ऊपर स्टॉक जाएगा तो वहाँ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा ना। और अगर कंपनी चल रही हैं, अब आपको क्या लगता है टाटा बंद हो जाएगा, रिलायंस बंद हो जाएगा, ओमिक्रॉन आया, FII सेलिंग कर दे, सब कुछ बंद हो जाएगा? नहीं होना, सब कुछ नहीं खत्म होगा।
जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सबसे जल्दी चेंज को अडॉप्ट करते हैं, तो चेंज अडॉप्ट हो जाएगा एंड चीज़ें सुधर जाएंगी। देखो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव है तो सब बढ़िया होने वाला है, एंड ये भाई मैं करने वाला हूँ। आप क्या करने वाले हो आप कमेंट्स में बता सकते हो, बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, पैनिक सेलिंग मत करना यार। पैनिक सेलिंग में ना लोग हमेशा पैसा गवाते हैं, वो मत करो। उल्टा सोचो कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट मोर, इफ़ यू हैव मनी यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट। अब आगे देखिए, तीसरा चीज़ जो यहाँ पे समझना है कि आपको एक बात समझनी है, ओमनिक्रॉन की वजह से एक फियर है मार्केट में, फियर है मार्केट में, बट जो हमारी करेंसी है ना वो रेगुलरली अपनी वैल्यू लूज कर रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। आप किसी भी बिजनेस में हो इस वक्त, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ये इनफैक्ट यार आप सब्जी खरीदने भी जाते हो, अगर आपको घर में सामान भी आता है तो आपको ये फील हो रहा होगा हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ के। सो चाहे वो पेट्रोल हो, हम पावर की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं आप कुछ मैन्युफैक्चर आइटम खरीद रहे हो, हम कमोडिटीज़ की बात करते हैं, हर चीज़ का तो रेट बढ़ रहा है, किसी भी चीज़ का रेट नहीं बढ़ रहा, आप गलत सोच रहे हो। सिर्फ जो करेंसी है वो अपनी परचेजिंग वैल्यू को लूज कर रहा है। तो अगर आज आप देखते हो कि आप कहीं से 10 रुपये की चाय पीते थे, कुछ टाइम में वो 15 रुपये की मिल रही है, तो वो 15 रुपये की मतलब 5 रुपये महंगी नहीं हुई है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो कम हो गई है। और वो कम होने के कई कारण है। तो जो इन्फ्लेशन आपको मार्केट में दिख रहा है ना, वो कई तरीके का इन्फ्लेशन इस वक्त चल रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करेंसीज प्रिंट कर देती है, मतलब लगातार नोटों की छपाई हो रही है, जब नोट छप जाते हैं तो उसके बाद क्या करती है जो गवर्नमेंट है, वो पैसा बैंक्स को सप्लाई करती है, लोगों को सप्लाई करती है, वो पैसा लोगों के पास आता है। तो जब लोगों के पास पैसा आएगा, आप मेरी बात को समझो, आज आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास 10 लाख रुपए आ गए। अब 10 लाख रुपए का क्या करोगे? हम में से ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, जो चीज़ें मुझे चाहिए, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, वो मैं खरीदने जाऊँगा। तो आप एग्जाम्पल लो, अभी यहाँ पे 100 लोग थे, सबके पास 1 रुपया था, अब एकदम से सबके पास 10 रुपये आ गए। अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया तो वो सामान खरीदने जाएंगे, बट जैसे ही सामान खरीदने जाएंगे तो भाई जिस दुकानदार के पास सामान खरीदने जा रहे हैं, इसे और भी अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैं लेता हूँ, सबके पास 1 रुपया थे, वो सारे 100 ही लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, 100 ही लोग हैं, और वो एक आइलैंड पे रहते हैं। इस आइलैंड में ना सबको नारियल पानी चाहिए। अब यहाँ पे सबके पास पहले 1 रुपये था, फिर 10 रुपये आ गए। अब जब सबके पास 1 रुपये था तो सब नारियल पानी नहीं खरीद पाते थे, किसी के पास 1 रुपये थे, किसी के पास ज़्यादा थे, तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो पहले नारियल पानी यहाँ पे जो शॉपकीपर था वो 5 रुपये का दे रहा था, बट जैसे सबके पास 10-10 रुपये आ गए, वो नारियल पानी लेने गए। नारियल पानी जैसे लेने गए तो जो शॉपकीपर था, जो नारियल पानी बेच रहा था, उसने कहा यार अब तो लोग पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं। तो उसने क्या किया, 5 रुपये के नारियल पानी को 20 रुपये का कर दिया, उसने रेट बढ़ा दिया, भैया जो 20 रुपये देगा मैं उसे ही दूंगा। तो ये क्या चीज़ हुई? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुँच जाता है, तो जब वो सामान लेने जाते हैं तो सामान लिमिटेड है अभी, और मैन्युफैक्चरिंग एकदम से इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ सकती कि लोग और ज़्यादा आ गए हैं कुछ भी खरीदने, तो हम एकदम से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देंगे। सो मैन्युफैक्चरिंग उतनी है, तो इससे होता क्या है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाता है, एंड जो भी कमोडिटीज़ है, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, उसके रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा कौन सा इन्फ्लेशन होता है? दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्या होता है? देखो अभी हम सबको पता है लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गई, रुक गई, थम गई। अब अगर किसी भी चीज़ की, मान लो किसी भी कमोडिटी की अगर प्रोडक्शन कम हो जाती है तो डिमांड तो है, अगर डिमांड है और प्रोडक्शन रुक गई तो रेट बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन क्या है? ये देखो, ये बिल्ट इन है, इसका मतलब क्या है? ये लगातार चलता रहता है। यहाँ पे मैंने एक स्पाइरल बनाया है कि ये लगातार चल रहा है, घूमता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब ये क्या है? देखो आज एक MNC कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, मार्केट में ना चीज़ों के रेट महंगे हो रहे हैं, सब बोलेंगे जी हमारी सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। तो एवरेज सैलरी अगर किसी सबकी 20,000 थी तो अब सबकी सैलरियां बढ़ा दी जाएंगी। अब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे 25,000 सैलरी कर दी गई, एग्जाम्पल एवरेज सैलरी बढ़ा दी गई, लोग सामान लेने निकले। आपको ऑलरेडी पता है लोगों के पास पैसा ज़्यादा आया, सामान के रेट बढ़ जाएंगे। उसके बाद सामान के जब रेट बढ़ जाएंगे, लोगों को लगेगा जितनी सैलरी हमें मिल रही थी 20,000 में भी उतना ही सामान आ रहा था, 25,000 में भी उतना ही सामान आ रहा है। कुछ टाइम में वो दोबारा से डिमांड करेंगे कि हमारी सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा देंगे, फिर से दोबारा से महंगाई बढ़ जाएगी, और ये चक्रव्यूह चलता रहता है। और ये आज से नहीं चल रहा, ये हम पिछले कई सालों से देखते जा रहे हैं कि लगातार चीज़ें महंगी होती जाती हैं, लोगों की सैलरियाँ बढ़ती जाती हैं, चीज़ें महंगी होती जाती हैं, लोगों की सैलरी बढ़ती जाती हैं, और ये चक्रव्यूह चलता रहता है जब तक ये पूरी तरीके से कहते हैं ना बम फटेगा तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करी है कि इन्फ्लेशन मार्केट में है, महंगाई आ रही है, महंगाई आ रही है, करेंसी अपनी वैल्यू लूज़ कर रही है, पैसा एसेट्स में लगाना है। कुछ टाइम के लिए किसी भी चीज़ की वजह से एसेट्स की वैल्यू नीचे जा सकती है,
बट ओवरऑल अभी जो मार्केट में रन आया था ना, जो बुल रन आया था, उसका रीज़न भी यही था कि जो करेंसी है वो तो डिवैल्यूएड एवरी डे हो रही है, उसकी डिवैल्यूएशन रोज हो रही है, तो इसलिए स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर भाग गए। अभी जिस भी रीज़न से आपको मैं बता रहा हूँ कि भैया FII सेलिंग कर रहे हैं या फिर ओमिक्रॉन का फियर है तो नीचे जा रहा है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि मनी की उतनी वैल्यू नहीं है, तो स्टॉक्स की रेट तो आपको ऊपर जाते हुए देखेंगे। फाइनली जो सबसे बड़ी चीज़ अभी आपको बतानी है कि जो हमारी इंडियन करेंसी है उसे अगर आप USD के कंपैरिजन में आज की डेट में देखें तो अभी $1 की कीमत 76 को पार कर गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पिछले कुछ टाइम से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अब जो यहाँ पे USD है वो महंगा हो गया है, हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है, और जब भी USD ऊपर निकलता है और इंडियन जो करेंसी उसकी वैल्यू नीचे जाती है तो आपको हमेशा ये दिखेगा कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा। तो यहाँ पे ये भी एक कारण है। अब कारण मैंने आपको चारों बता दिए, बट एंड में मैंने आपको बताया कि डरने की बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो ना, देखो कहीं ना कहीं ये मेरी अपनी अप्रोच रहती है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म सोच के ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की बात है, वैसे तो देखो आई डोंट मैरी स्टॉक्स, मैं बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि यार अब बेच देना चाहिए तो मैं बेच भी देता हूँ, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो बेच देते हैं, पता है कि कुछ टाइम बाद दोबारा से सपोर्ट पे आएगा तो फिर खरीद लेंगे। बट अगर हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें जहाँ पे एक्चुअल में आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, तो वहाँ पर मैं सोचता हूँ अगर मैंने कहीं पर पैसा लगाया, एग्जाम्पल आपने कहीं पर 1 लाख रुपये लगाया है, तो आप ये सोचो कि 1 लाख, आप ये मत सोचना 1 लाख 2 लाख होगा तो मैं बेच दूंगा, ये तो ठीक है, ये तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, अपने पैसे को वैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, चलेगा, वो ट्रेडिंग करने के लिए चलता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि लॉन्ग टर्म की बात है, 10 साल 15 साल की बात है, तो फिर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये 1 का 2 होने का वेट नहीं करना, ये गलत अप्रोच है। फिर तो मैं ये सोचता हूँ भैया मैंने 1 लाख लगाया था ना, इसका अगर मैं लगाऊँ 10% तो हो गया 10,000। मैं तो जी कम से कम ये सोच रहा हूँ कि जो मेरी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है ना, ये मुझे किस तरीके से पर मंथ 10,000 रुपीज़ देना शुरू कर दे। आप कहोगे सर ऐसा थोड़ी होता है, होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। कंपनीज डिविडेंड्स पे करती हैं, जब आपको डिविडेंड्स पे करती हैं और आपको मान लो सालाना आज की रेट में आपने जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आपको लगता है यार अगर मैंने एग्जांपल के लिए ITC में इन्वेस्टमेंट करी है, डिविडेंड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, तो लोग इसीलिए एक्चुअली में ITC को होल्ड कर रखते हैं, बेचते नहीं हैं, बट डिविडेंड्स अच्छे मिलते हैं, आज अच्छे मिलते हैं, कल को भी अच्छे मिलेंगे। डिविडेंड्स की हमेशा परसेंटेज रहेगी, कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग डिविडेंड आता है। आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद ITC कहाँ जाएगा? तो हो सकता है जितनी आपने इन्वेस्टमेंट आज करी हो, आज आपने 1 लाख रुपए ITC में डाले एग्जाम्पल के लिए, तो कल को वो 2 के हो जाएंगे, 3 के हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। बट एक टाइम आएगा, हो सकता है साल में आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड ही ITC पे करने लग जाए और आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख हो। और ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है जिन्होंने आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, उससे भी पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। तो अगर आज आप शुरू कर रहे हो, इट कुड टेक सम टाइम, बट लॉन्ग टर्म में सोचो कि डिविडेंड्स आए, रेगुलर इनकम उनसे बने, स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डिविडेंड्स पे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। सो आई होप मैंने आपको आज आपके जो मेजर सवाल थे उनके जवाब देने की कोशिश करी हो। थोड़ी सी वीडियोस मेरी लेंदी हो जाती हैं, पता नहीं क्यों यार, फ्लो में मैं काफ़ी कुछ बोल जाता हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। आपके अभी भी कुछ सवाल हैं, आप कमेंट्स में पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में उनका आंसर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जिससे लोग घबराए ना। उल्टा मैंने तो बता दिया, देखो यार, हो सकता है स्टॉक मार्केट में आपको और भी कुछ पॉइंट्स की गिरावट दिखे, बट डरना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सो थिंक अबाउट कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, हम पैसा और लगा के बना कैसे सकते हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन फेसबुक, यू कैन फॉलो अस। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, सो दैट आप एक भी वीडियो मिस ना करें। एक चीज़ और, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, सो आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। उसके लिए लीडिंग ब्रोकर्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप जिस मर्जी के साथ जाके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होगा, आप तभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। अगर आप बिल्कुल नए, आपको नहीं पता, तो भैया ये बाइंग अपॉर्चुनिटी चल रही है। अच्छी कंपनीज, जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, आप उन्हें इस वक्त आप देख सकते हो कि आपको डिस्काउंट में शेयर मिल रहे हैं। तो सेल लगती है ना, सेल, ये भी सेल का टाइम चल रहा है। सो गो एंड बाय, इफ यू आर न्यू टू स्टॉक मार्केट, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।